साथियों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हमारे चैनल पर जो सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन घटना चक्र से संबंधित विज्ञान की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज नवा वीडियो लेकर आया हूं और मेरे इस नवे वीडियो का शीर्षक होगा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो आज का जो मेरा चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से अपने मित्रों से बताना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग जो लोग हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हों, वो बिल्कुल लाल बटन, सब्सक्राइब की लाल बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की दुनिया में। तो पहला प्रश्न लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वायु द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वायु द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा ऊष्मा अधिक दी जाती है, क्योंकि वाष्प जो है अधिक ऊष्मा देता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प से उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी रहती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 550 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा रहती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। इसका कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता। गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी बटे ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी। 80 कैलोरी। जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर 540 कैलोरी। तो अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा बराबर 540 कैलोरी। कुल आवश्यक ऊष्मा बराबर 80 धन 100 धन 540 बराबर 720 कैलोरी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऋण 40। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट में जो संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। इसकी पुष्टि के लिए F की जगह ऋण 40 रख देते हैं। तो C बराबर -32/9 ऊपर गुणा 5 का, तो कुल मिलाकर काट पीट के ऋण 40 आ गया। तो ऋण 40 आ गया। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो वही प्रश्न यहाँ पर दोहराया गया है ऋण 40 डिग्री पर। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो ये प्रश्न लेकर आए हैं, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 160 डिग्री सेल्सियस।
सूत्र से देखते हैं C/5 बराबर F माइनस 32/9, जहाँ C सेंटीग्रेड तापक्रम, F जो है फ़ारेनहाइट तापक्रम, इसलिए C/5 बराबर 2C। F की जगह 2C रख देने पर 2C माइनस 32/9 या 9C बराबर 10C माइनस 160 या C बराबर 160। तो अतः 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम दोगुना हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता तो आदमी बीमार पड़ जाता। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 प्लस 37 बराबर 310। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान अभी हमने बताया 310 केल्विन होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा तो 36.89 होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। डिग्री सेंटीग्रेड या C बराबर F माइनस 32/9। हम जानते हैं कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो उसमें रख देते हैं तो C बराबर हो जाएगा F माइनस 32, ऊपर चला जाएगा 5/9। चूँकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसलिए F की जगह 98.4 रखने पर C बराबर 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है मानव की औसत तापमान सेंटीग्रेड, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C बार तथा F बार, यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C माइनस 32 हो तो F तथा C के बीच संबंध क्या होगा। तो F तथा C के बीच जो संबंध होगा, F और C के बीच जो संबंध होगा वो यही होगा F बार बराबर 9/5 C बार माइनस 32। तो इसको हल करने पर आ जाएगा ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका कारण क्या है कि ठंडे प्रदेशों में जो तापमापी होता है उसमें अल्कोहल को वरीयता दी जाती है पारा के स्थान पर। तो कारण है अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होती है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। एथिल ग्लाइकॉन, एथिल ग्लाइकॉन। स्वचालित इंजनों में एथिल ग्लाइकॉन का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉन को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉन को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक
0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता। अगला प्रश्न हमारा है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो उसका साधारण उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। परम शून्य ताप से तात्पर्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप केल्विन स्केल पर 0 केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो गर्म करने पर जो विस्तार होता है वह पदार्थ का घनत्व घटा देता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, अतः उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, अतः उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि जो हैं गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करने लगते हैं। जो इस प्रकार के द्रव होते हैं जो गलने के बाद सिकुड़ता है, उनका आयतन कम होता है, ये लोग अपने ही द्रव में प्लवन करते हैं, तैरते हैं। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Q तथा P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है। जो Q है P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है। आरेख को P सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि Q वक्रीय रेखा है। स्पष्टतः द्रव Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचेगा। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर करना। थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित स्थित करने का कार्य करता है। इसमें ऊर्जा की बचत होती है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापक्रम मापता है, ऊष्मा मापता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ताप अस्थायी ... स्थिर बनाए रखने का साधन है। करंट विद्युत प्रवाह, टेम्परेचर ताप, प्रेशर दबाव, हीट रेडिएशन, ऊष्मा विकिरण। ताप अस्थायी जो है टेम्परेचर स्थिर बनाने का एक साधन है। सीधे सीधे ताप का संबंध टेम्परेचर से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 40 से 140 फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया या जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक होता है। इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र डेंजर जोन कहते हैं
और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 फ़ारेनहाइट से 38 फ़ारेनहाइट या 1.4 या 1.4 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। चूँकि परिसीमा 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, इसलिए उत्तर 4 ही माना जाएगा। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। इसका कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आधुनिक फास्ट फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, जिसे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। आधुनिक फास्ट फ्रिज में आर्द्रता नाशक डिह्यूमिडिफिकेशन होता है। आधुनिक फास्ट फ्रिजों में आर्द्रता नाशक डिह्यूमिडिफिकेशन प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वे कुरकुरे हो जाते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। इसका कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों क्या हैं? सही हैं और उसकी सही व्याख्या की गई है। ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगता है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेय ठंडा हो जाता है। कथन है, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रतिशक या रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग करते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग करते हैं। क्या इसका कारण है? अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। यानी जो पहला सही था, दूसरा गलत है। कथन ए सही है, जबकि कारण आर गलत है, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब, हाई प्रेशर तथा परिवेश की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण इसका है बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों एक दूसरे सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। खाद्य पदार्थ एवं बर्फ की ट्रे से निष्कासित जलवाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ एकत्रित हो जाती है। यह बर्फ फ्रिज की कार्यक्षमता एवं शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो इनका जो पहला प्रश्न का पहला ही विकल्प सही है। ए आर तथा दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है।
यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। इसका कारण है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो कथन और कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी की जा रही है सही। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली से अंतरिक्ष में स्थित भू समकालिक कक्षा में और सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित और सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेसर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% और सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूर्ति होती है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई बढ़ती है। चौड़ाई इसकी क्या करेगी? बढ़ेगी। लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई या व्यास में भी वृद्धि होगी। नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों को ध्यान से देखिए। ये गोलक है और एक वलय है, इसको ध्यान से देखिए। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक पर भर जाता है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर जाता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल जा सकेगा, क्योंकि तापमान में प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है तथा तापमान से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में भी वृद्धि होती है, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल सकेगा। दो धातुएं A और B की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर A B से अधिक फैलेगी। यदि इसी जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। गर्म करने पर A B से अधिक फैलती है। A जो है B से अधिक फैलती है, तो गर्म करने पर यह कैसा रूप धारण कर लेगी? तो गर्म करने पर ये जो है B वाला विकल्प इनका सही होगा। इसका कारण ये है, इसका जो कारण बनकर आएगा, द्विघाती पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है, जबकि अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर बढ़ रहती है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टियां गर्म करने पर B में दर्शाया गया है। तो जो धातु होती है द्विघाती पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है, पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है, अतः अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टियों में B सही है। तांबे के एक टुकड़े को एक कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण जो इसका है A और R दोनों सही है, परंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं करता। A R दोनों सही है परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चूंकि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसलिए तांबा अधिक गर्म लगता है। साथ ही तांबा का घनत्व 8920 से 8960 किलोग्राम प्रति घन मीटर तथा कांच का घनत्व 2400 से 2800 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है, तथापि यह कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं।
ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी सुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या करेगी? बढ़ेगी। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वायु में किसी भी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी आर्द्रता धारण करने की उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें वाष्पीकरण तेज होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो सही जवाब होगा एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान और वायु की गति नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए कथन बी सही नहीं है। तो चारों कथनों में हमको दिखाना था कौन सही नहीं है, तो बी वाला नहीं सही है, क्योंकि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम को तो नियंत्रित करते हैं और साथ ही साथ वायु की गति को भी नियंत्रित करते हैं, परंतु एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है और एयर कूलर आर्द्रता नहीं करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम? तो आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों नियंत्रित करेगा। आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों नियंत्रित करेगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर। वाष्पन शीतलन पर। वाष्पन शीतलन पर। डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।